नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर सपोज हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट है तो उसको जो है उनके स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के इक्वेशंस के कैसे की जाएगी, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आपका आरएलसी सीरीज सर्किट है और यहाँ पे क्लोज पाथ दिया हुआ है और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या है, आपकी IL। IL का मतलब इंडक्टर की करंट है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि IL है। तो सारे सारे आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में है तो डेफिनेटली क्या होगा, कैपेसिटर में वही करंट फ्लो कर रही होगी और रेजिस्टेंस में भी सेम करंट ही फ्लो कर रही होगी। कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो VC एज्यूम किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि मान लीजिए इनिशियली, क्योंकि यहाँ पर दो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, एक इंडक्टर और एक क्या है, आपका कैपेसिटर है। तो हो सकता है कि इनिशियली यानी कि t=0 पर इंडक्टर की जो इनिशियल कुछ ना कुछ करंट हो उसको IL0 कहा गया है और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज कुछ ना कुछ हो, पहले से ही स्टोर्ड हो, उसको क्या कहा गया है, t=0 पे VC0। तो ये क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट हो गई इस सर्किट की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जब यहाँ पे पाथ क्लोज्ड है तो क्या होगा कि यहाँ पे करंट की वैल्यू अब कितनी है, IL है पाथ क्लोज्ड होने के बाद। तो जब IL है और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो कितना है, VC है। तो वो क्या हो गई हमारी, एक तरफ से कह सकते हैं कि स्टेट वेरिएबल्स उनको कहेंगे हम, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज थी IL0 और VC0 और ये हमारी स्टेट वेरिएबल हो गई, जिसमें क्या कहा गया है कि करंट कितनी है, IL है और वोल्टेज कितना है, आपका VC है, जब हम पाथ क्लोज कर रहे हैं तब। अब हम यहाँ पे अगर KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तीनों के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो उसका समेशन क्या हो जाएगा, 0। इसलिए लिखा गया है R प्लस IL प्लस LdI/dt प्लस VC। VC का मतलब कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज, तो वो क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। अब कैपेसिटर की जो करंट होती है वो क्या होती है, IC इज इक्वल टू CdV/dt होता है, CdV/dt, लेकिन IC और IL दोनों आपस में बराबर है, इसलिए लिखा गया IC इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू CdV/dt। अब आप देखिए, तो इस इक्वेशन से यहाँ से आपको निकाला गया है DIL/dt, तो DIL/dt निकालोगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ -R/IL आएगा, फिर -VC आएगा और L इधर है तो डिवाइड करेंगे तो सब में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो इसके बाद जो है अब हमें क्या निकालना था, ये वैल्यू। तो देखिए, एक इक्वेशन हमको ये मिल जाती है, ये इक्वेशन, और दूसरी यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे dVC/dt इज इक्वल टू 1/C इंटू IL आ जाएगा, तो वो इक्वेशन ये हो गई। तो ये जो इक्वेशन बनी है वही हमारी क्या है, आपकी स्टेट इक्वेशंस हैं। अब आप सोचेंगे कि DIL/dt और dV/dt क्यों ले रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि जो हमारे एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं उनके जो वैल्यूज होती हैं वही वैल्यू जो है हमारी स्टेट वेरिएबल्स होती हैं। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे IL है और VC है, तो यहाँ पे DIL/dt और dVC/dt हमको मिला है। अब इन इक्वेशन को जो है हम चाहें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए, इनको यहाँ पे लिख लिया गया है और यहाँ पे IL और -VC है, तो यहाँ पे देखिए -RL -1/L कर लिया गया है। यहाँ पे -R/L है, -1/L है और यहाँ पे लिख लिया IL इंटू और यहाँ पे VC। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो VC का टर्म नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इंटू VC, तो इसलिए यहाँ पे 0 यहाँ वर्ड यूज़ कर लिया गया है। अब इसमें इस हिस्से को जो है यहाँ पर मेनली ये जो है इसको हमने मान लिया है, ये क्या है हमारा x(t) है, क्योंकि हमको स्टेट वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो आप देखें तो ये जो हिस्सा है इसी के ये डिफरेंशिएशन है, तो इसी के जब डिफरेंशिएशन है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx/dt, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अभी एज्यूम किया जा रहा है और ये जो मैट्रिक्स आई है इसको A मैट्रिक्स कहा गया है। तो हम इस पूरे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, dx/dt इज इक्वल टू A इंटू x(t). तो ये हमें मिल गया है। और अगर हम इसी को जो है दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हम डॉट से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x डॉट t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A इंटू x(t).
तो ये हमें वैल्यू जो है वो मिल गई है। ये हमारी किसके लिए स्टेट वेरिएबल की इक्वेशंस मिली हैं? ये हमारी जो इक्वेशंस हैं वो आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए है, ठीक है, जो यहाँ पे बनाया गया है। अब वैसे ही अगर हम जनरलाइज फॉर्म में बात करें तो जनरलाइज फॉर्म में ये दोनों जो इक्वेशन हैं, यानी कि x डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी। अब बी यू टी कहाँ से आ गया? ये जो है इनपुट। अगर आप देखेंगे ये डायग्राम ध्यान से, तो यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो यू टी है वो यू टी का टर्म प्रेजेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो लेकिन जो जनरल इक्वेशन होगी उसमें इनपुट भी कंसिडर किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे यू टी का टर्म इंक्लूड किया गया है। और ये आउटपुट के लिए है जिसमें सी एक्स टी प्लस डी यू टी। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसके लिए? स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए लिखा है दीज इक्वेशंस आर द वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस वेयर एक्स इज एन एन डायमेंशनल स्टेट वेक्टर। क्लियर है? तो एन डायमेंशनल है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया वाई क्या है? एन डायमेंशनल आउटपुट वेक्टर है, यानी कि वाई जो है आपका एन डायमेंशनल आउटपुट वेक्टर होगा। यू हमारा आर डायमेंशनल कंट्रोल वेक्टर और इनपुट वेक्टर है। यू का मतलब इनपुट वेक्टर से है, कितना इनपुट है। ए जो है यानी कि वो मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन सिस्टम मैट्रिक्स है। एन क्रॉस एन का मतलब ये जो है रो और कॉलम को डिफाइन करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देखें, अगर सपोज 2 4 1 2 इस तरीके की मैट्रिक्स है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 रो और 2 कॉलम है तो 2 क्रॉस 2। अगर यहीं पे हमारा एक और बढ़ा दिया जाए, सपोज हम ऐसे लिख दें 3 1, तो ये पूरे बड़े वाले मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा कैसा, मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ। सपोज ये, तो इसमें क्या है? 3 रो है तो 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 2, तो ये हो गया 2। तो ये n क्रॉस n का मतलब n रो और n कॉलम है। वैसे ही b क्या होगा? b जो मैट्रिक्स है वो आपका n क्रॉस r है, ठीक है ना। और इसके बाद c जो मैट्रिक्स है वो आपका n क्रॉस n आउटपुट मैट्रिक्स होगा। अब इसमें कुछ केसेस में जो है ये जो टर्म है डी यू टी, ये आपका टर्म जो है प्रेजेंट नहीं होता है, आउटपुट से लिंक नहीं होता है, इसलिए नॉर्मली जो है आपको y की वैल्यू क्या हो जाएगी? c इंटू एक्स ऑफ टी, ये वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे ऊपर के इक्वेशन हैं, इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 डॉट x2 डॉट x3 xn तक। और यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है उसको A11 A12। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सामने मिलती जाएंगे। और x को हम x1 x2 x3 xn तक लिख सकते हैं। b को B11 जो b मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। r है ना, इसमें आपको अभी देखा था n क्रॉस r होगा, तो वो, और यहाँ पर u से लेके u1 u2 u3 u4 से un तक हो जाएगा। वैसे ही y जो है आउटपुट मैट्रिक्स y1 y2 y3 yn हो गया। और जो c की वैल्यू c1 c12 c1n तक चला जाएगा और यहाँ पे m तक आ जाएगा, और यहाँ आपका इनपुट x1 से xn तक आ जाएगी वैल्यू। तो ये इस तरीके से स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशंस लेंगे और उनसे किस तरीके से जो है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।